Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. Today we will discuss about the chapter that are related to the green skill, and the name of the chapter that is sustainable development. In the previous classes, we discussed about the different types of chapters, related to the ICT and entrepreneurship skills. So you all know about the entrepreneurship, and you all just understand about what is entrepreneurship and what is entrepreneur. There are different types of topics we discussed on the previous classes. So in these classes we will discuss sustainable development, that are the this chapter related to the green skill. So ये ग्रीन स्किल से रिलेटेड है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है जनरली. सो सस्टेनेबल दैट मीन्स कि स्थायी, सस्टेन करना, वैसा डेवलपमेंट जो अस्थायी रूप से विकसित हो. दैट मीन्स कि ग्रीन स्किल्स, यू ऑल नो अबाउट दैट ग्रीन स्किल्स, दैट चैप्टर रिलेटेड टू द ये चैप्टर आप लोगों ने एसएसटी में भी पढ़ रखा होगा या पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ये कंप्लीट नेचुरल रिसोर्सेज को लेके डेवलपमेंट की बात कही गई है, कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं. दैट मीन्स कि वैसे वो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सस्टेन कैसे होता है, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कैसे करेंगे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक हम लोग यूज कर सकें. ऐसा कैसे डेवलप होगा, तो ये सारे तरीके यहाँ पे बताए गए हैं. तो फर्स्ट वन दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. That means कि हमको अपने needs को भी बरकरार रखना है, हमारी needs भी है, हमारी ज़रूरत भी है, और उसको बैलेंस भी रखना है, उसका बचत भी करना है, उसको अच्छे तरीके से सेफ भी रखना है. तो यानी दोनों तरीके में वहाँ पे सस्टेनेबल वर्क करता है, कि ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे नीड को भी पूरा करे और साथ ही साथ वो सेफ भी हो. यानी कि हम उसे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर मैनर में यूज़ करेंगे, तब जाके वो जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो स्टेबल रह पाएगा, सस्टेन करेगा, लंबे समय तक सस्टेन करेगा. सो सस्टेनेबिलिटी इज द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबिलिटी जो सस्टेनेबिलिटी है जो कि आपको सस्टेन कराएगा, जैसे कि अगर कोई भी रिसोर्सेज को हमको लंबा खींचना है, लंबा चलाना है, तो हमें ये जो है डेवलपमेंट का सहारा लेना होगा. सो नीड्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी नीड्स क्यों पड़ी? Because if all the world's people lives like people in the developed country do, they would need 3 or 4 different globes to support demand in the terms of natural resources. इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, तो बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहाँ बहुत सारे खपत होते हैं हर चीज़ों की. जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आगे पेट्रोलियम गैस की बात करो, ठीक है, या कोल माइंस की बात करो, बहुत सारी, या वाटर की बात करो, यानी बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं. तो रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये हम लोग जानते हैं. जैसे रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स में ट्री हो गया, सनलाइट हो गया, ये सारे रिन्यूएबल प्रोडक्ट हैं. मतलब कि इसे हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, ये आसानी से रिन्यू हो सकता है. बट वहीं पे बात करें हम लोग की नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट की, तो नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट दैट मीन्स कि वी कैन नॉट रिन्यू दैट पर्टिकुलर प्रॉपरली, एंड दे कैन जस्ट रिन्यू अ मिलियंस ऑफ द ईयर. ठीक है, वो मिलियंस ईयर में, सालों, करोड़ों सालों में, सैकड़ों सालों में वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं. तो उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट की श्रेणी में रखते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोयला, गैस, ये सारे क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि इसे रिन्यू करना हमारे बस की बात नहीं है, और वो नेचर से ऑटोमेटिक रिन्यू होता है. कब रिन्यू होगा, आज रिन्यू होगा कि हज़ारों करोड़ों सालों में रिन्यू होगा, ये कोई नहीं जानता है. ठीक है, तो उसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल श्रेणी में रखते हैं. तो वैसे रिसोर्सेज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज के लिए जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सहारा लेना पड़ता है, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उसे हम लंबे समय तक यूज़ कर पाएँ. तो अब इसके बारे में कुछ देखने, कुछ पॉइंट्स लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट एड्रेस द फॉलोइंग इशूज़ इंक्लूसिवली. नाउ टू कर्ब और प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. जो हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, हमारा इन्वायरमेंट लाइक पॉल्यूटेड हो रहा है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए,
रोकना चाहिए, उसकी रोकथाम करनी चाहिए। टू इंश्योर अ सेफ ह्यूमन लाइफ, हमें ह्यूमन लाइफ को क्या करना चाहिए, सेफ करने के लिए ये इंश्योर करना चाहिए। अगर हमारा नेचर सही नहीं रहेगा तो वो उसका इम्पैक्ट हमारे नेचुरल लाइफ पे भी, हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी पड़ेगा। टू चेक एक्सप्लोटेटिव टेक्नोलॉजी एंड फाइंड अल्टरनेटिव सोर्सेज। सो नाउ यूज़ एक्सप्लोटेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कि सबसे पहले हमें जो है एक्सप्लोटेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, दैट मीन्स कि जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, या कोई भी चीज़ें कट की जाती है, काटी जाती है, तो उसके एवज में हमें उस नेचुरल रिसोर्सेज का एक अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए। अल्टरनेटिव सोर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिव सोर्स की ज़रूरत होनी चाहिए और अल्टरनेटिव सोर्स अप्लाई कर देना चाहिए। अगर कोई भी जैसे अगर फैक्ट्रीज़ बन रही है तो पेड़ कट रहा है, तो पेड़ कट रहा है, तो पेड़ कटने के साथ साथ दैट मीन्स कि दे कैन जस्ट हार्म टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज, वो हमारे नेचुरल लाइफ को भी हार्म कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हार्म कर रहा है। तो उसके जगह पे हमें अल्टरनेटिव सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि पेड़ अगर कट रहा है तो हमें पेड़ उतने लगाने भी चाहिए। तो ये एक अल्टरनेटिव सोर्स है जो हमारा एनवायरमेंटल एक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी। नाउ टू चेक ओवर एक्सप्लॉटेशन एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल गैस, हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल गैस जो इधर उधर वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो इधर उधर वेस्ट ना हो, उसे हम अपने एक सीमित मात्रा में एक ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकें। नाउ टू रीजनरेट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, क्या करना चाहिए, हमें जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसे रीजनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी कैन नॉट रिन्यू दैट प्रोडक्ट, बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वी कैन जस्ट रिन्यू ईच एंड एवरी टाइम। जैसे कि एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जी है एक रिन्यूएबल प्रोडक्ट है, तो उसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, तो हमें उसके रीजनरेट पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम उसे रीजनरेट करते हैं तो क्या होगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमेशा हमारी लाइफ में बने रहेंगे और हम लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। नाउ टू इंश्योर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें क्या करना चाहिए इसमें, ये जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, दैट मीन्स कि ये क्या करना चाहिए, जो हमारा अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम लोग एक सीमित मात्रा में यूज़ करेंगे तो वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को ऐसे भी अच्छा मान सकते हैं कि बाय द वे अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारे इकोनॉमिक पे भी असर पड़ती है। जैसे देखते होगे ईरान इराक यहाँ तेल का भंडार है, तो उन लोग का जो हर एक्टिविटी उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ उसी तेल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उसके बिना उसकी लाइफ कुछ नहीं है। अगर वहाँ से वो चीज़ें हट जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट नीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अप्लाई करते रहेंगे तो हमारा जो ये है नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक मतलब स्टेबिलिटी होगी वो थोड़ा लंबे समय तक बनी रहेगी। तो आई होप कि ये चीज़ें सब लोग समझ गए होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ अ डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या डायमेंशन है हम लोग उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कैसे हम लोग उसका डेवलपमेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखेंगे। Now, the sustainable development requires simultaneously and balanced progress in 4 dimension. ये 4 dimension में progress करता है, that are totally independent. ये सारे independent होते हैं. And the first one that is a social, second one that is a economy, third one that is a ecological or a natural related. That means environmental related. You can say that. And the fourth one that is a political and governance. So there are 4 dimension of the natural, that is a sustainable development. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 4 जनरली क्या होते हैं, पिलर्स कह सकते हो इसको, और 4 डायमेंशन कह सकते हो। तो ये चारों डायमेंशन होते हैं। चारों डायमेंशन में अलग अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन सा डायमेंशन वर्क करता है। सो फर्स्ट वन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस पे जो हमारा जो मेन फंक्शंस है, मेन प्रिंसिपल्स है, मेन जो रूल्स है वो उस पर कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, ये हम लोग सबसे पहले देख लें। तो फर्स्ट वन दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन। हमें क्या करना है, हमेशा अपने एनवायरनमेंट को क्या करना है, बढ़ाते रहना है, उसे डिग्रेड कभी नहीं करना है, हमेशा उसे इंक्रीज करना है। एंड दैट्स वाई आवर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑलरेडी हाई। अगर हमारा जो है
इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं वो अगर इन्वायरमेंट अच्छे से रहेगा, नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इकोनॉमिक भी बढ़ेगी। नाउ स्टेवर्डशिप और ह्यूमंस एज द लाइक अ केयर टेकर ऑफ द एनवायरनमेंट। हमेशा इंसान को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट का केयर टेकर होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देखते हो कि यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं, लोग देख रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, लोग उसका इस्तेमाल फर्नीचर में और तरह तरह की चीज़ों में कर रहे हैं। ठीक है, वो बेसिक नीड है, आई नो बेसिक नीड है, तो उसकी ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, या तो हम अपने नीड को थोड़ा कम कर सकते हैं। अगर नीड को थोड़ा कम करें तो भी हम क्या कर सकते हैं, उस नेचुरल रिसोर्सेज को और भी लंबे समय तक सस्टेन करवा सकते हैं। दूसरा होता है कि ठीक है हमारी नीड तो है, नीड भी हमें पूरी करनी है और साथ ही साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज भी बना रहे, वो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी भी बनी रहे। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज भी बने रहें। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अल्टरनेटिव सोर्स, जैसे मैंने पहले बता रखा है कि जब भी अगर बाय द वे पेड़ों की कटाई होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, फॉरेस्टेशन भी करना चाहिए। हमें एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि इंसान ही इंसान को मोटिवेट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए कि भाई अगर पेड़ काट रहे हो तो पेड़ लगाने भी चाहिए। अगर आप 5 पेड़ काट रहे हो तो कोशिश करो कि 5 पेड़ लगा दूँ। इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। सो ये चीज़ें अगर करेंगे हम, तो आई होप कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सस्टेन करेगा ही करेगा। नाउ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। हमेशा क्या करना चाहिए, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, इसे डेवलप करते रहना चाहिए। हमेशा दूसरों से शेयर करना चाहिए। ठीक है, उसे बताना चाहिए कि भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ऐसा ना करो। ठीक है, कोई नेचुरल रिसोर्सेज को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे पानी है उसको लगातार बहाया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या, पानी भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो अगर कोई ऐसे ही पानी वेस्ट कर रहा है, हम लोग कैसे बोलते हैं सेव वाटर, तो सेव वाटर दैट मीन्स क्या, सिर्फ ये बोलने की चीज़ें थोड़े है कि भाई सेव वाटर दैट मीन्स कि वी कैन ऑल्सो सेव द वाटर। ठीक है, वी हैव टू सेव द वाटर। ठीक है, हमें वाटर सेव करना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सेव करेंगे तभी हम किसी को बता सकते हैं इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। सो उसके बाद वो क्या करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करेगा। तो वी जस्ट हैव अ कैपेसिटी टू जस्ट सेव द नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। हमें क्या करना चाहिए, उन रिसोर्सेज को बचाना चाहिए ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। नाउ कंजर्वेशन, वी हैव टू जस्ट सेव द नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनर। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से हमें उसका कंजर्वेशन करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे देखते हो कि पानी को सेव करने के लिए कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, जहाँ पे वाटर सेव किए जाते हैं, जहाँ पानी की समस्या है, ठीक है, वहाँ पे उन डैम के थ्रू जो है अलग अलग एरिया में पानी पहुंचाने का काम किया जाता है। यानी कि वो डैम क्या करता है, वो बहुत बड़ा डैम होता है और जितने भी बारिश के पानी होते हैं वो उसको क्या करता है, कंजर्व करता है, अपने में जमा करके रखता है। और जब भी ज़रूरत पड़ती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि पानी नहीं है, तो उसके थ्रू हम लोग पानी की सप्लाई करते हैं। नाउ वेस्ट मिनिमाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट ऑल्सो यू कैन से दैट। सो वेस्ट मिनिमाइजेशन दैट मीन्स कचरे का जो है हमें कचरा को कम से कम फेंकना चाहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं डे बाय डे कचरा, बहुत सारे कचरे कभी नदी में कभी ज़मीन पे ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं। तो वी ऑल नो अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। हमें वेस्ट मैनेजमेंट पता होना चाहिए, कचरे का रीयूज़ कैसे कर सकें, या हम कचरे को, अगर हम कचरे का रीयूज़ पता कर लेंगे, रीयूज़ जान लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है जो वेस्टेज है वो बहुत ही मिनिमाइज़ हो जाएगा। क्योंकि वैसी ही चीज़ें फेंकी जाएंगी जो आराम से बायोडिग्रेबिलिटी है, जो बायोडिग्रेबल प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली ज़मीन में जाएंगे और वहाँ पे डिग्रेड हो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करना, रीयूज़ करना सीख जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। नाउ एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैपेबिलिटी, क्वालिटी एंड ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन लाइफ। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो नेचुरल लाइफ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके एनहांसमेंट के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, एनहांसमेंट के लिए हमेशा ध्यान देना चाहिए। नाउ रिहैबिलिटेशन एंड रिक्लेमेशन। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को रिहैबिलिटेशन करना चाहिए, हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हमारे इन्वायरमेंट जो है हमारा एक प्रोग्रेस पे
अच्छा रहे, ठीक है, तो उसके बेहतर रहने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। तो इन सारे प्रोसेस को अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जो डेवलपमेंट है, जो हमारा लाइक नेचुरल रिसोर्सेज का जो लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो अच्छा खासा इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं नाउ पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के पिलर कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने देखा 4 पिलर्स को ले लो, डायमेंशन को ले लो, उसके बारे में जो बात की, तो फर्स्ट वन दैट इज़ अ सोशल लाइक डेवलपमेंट क्या है, लाइक उसके बाद इकोनॉमिक देखेंगे, लाइक इकोलॉजिकल देखेंगे। तो वन बाय वन हम लोग सबको देखेंगे कौन से लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स किस टाइप के वर्क करते हैं। So into the social pillar, there is different types of social issues that are used to keeping sustainable development. So first one that is the worker health and safety. So workers क्या करना चाहिए, workers का health और safety के लिए हमें हमेशा उसके enhancement के लिए ध्यान देना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो natural resources है वो अच्छे तरीके से बना रहे, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। नाउ इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़ क्वालिटीज़ ऑफ लाइफ, ये क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है किस पे, लोकल कम्युनिटीज़ पे और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन of how the overall development will have to impact or quality of life of people while being sustainable। ये अगर इसकी वजह से अगर हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो सस्टेन करता है, तो ये हमारे कम्युनल एक्टिविटी के लिए, ये हमारे कम्युनिटी के लिए, ये हमारे लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज़ें हैं तो हम उसे जल्दी जल्दी खा के ख़त्म कर दें, और दूसरा होता है कि हम उसे धीरे धीरे खाएं और लंबे समय तक उसे खाते रहें, उसे सस्टेन करते रहें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे लंबे समय तक खींचते रहें, लंबे समय तक खाते रहें, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो हम आसानी से हमारा पेट भर सके। हम इजीली वे में उसे वेस्ट करके ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ बेनिफिट्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप। So it involves ensuring that the development in a sustainability way reaches to disadvantaged group। यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाले चीज़ें हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले ग्रुप्स हैं, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, पहले तो उसे पहचानना चाहिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान दे सकती है, जो उस नेचुरल रिसोर्सेज को हार्म पहुंचा सकती है। उन सारी चीज़ों को भी कोशिश करनी चाहिए कि उसे भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ला सकें। नाउ इंक्लूसिव सोशल प्रैक्टिसेस, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाने के लिए डे बाय डे लोगों के बीच अवेयरनेस फैलानी चाहिए, उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना चाहिए कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर अर्थ, टू सेव आवर एनवायरनमेंट। तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए उसे अवेयर भी करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पिलर दैट इज़ द इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट में पिलर्स हैं और उसके भी लाइक इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल इशूज़ कीपिंग सस्टेनेबिलिटी एट द कोर। यानी कि इस इन्वायरमेंट जो इश्यूज़ हैं उसे हम कैसे सही रख सकते हैं इन्वायरमेंट के भी थ्रू, हम लोग इसको भी देखते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज़ अ रिड्यूस जनरेशन इमिशन इनटू इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट जनरेशन और इमिशंस को जो इन्वायरमेंट में हम लोग छोड़ देते हैं, चाहे वो ज़मीन पे फेंक देते हैं, पानी में फेंक देते हैं, एंड दैट आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। सो वी हैव टू जस्ट रिड्यूस दैट वेस्ट वेस्ट थिंग्स, वेस्ट लाइक कचरा बोल सकते हो, कचरा को पानी में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, ज़मीन पे ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। सो दीज आर द सम पॉइंट्स। नाउ रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, सॉरी। तो ये क्या करना चाहिए, जो ह्यूमन हेल्थ पे जो हमारा इस इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट पड़ता है उसे भी हमें रिड्यूस करना चाहिए। और जैसे अगर पॉल्यूशन कम होगा तो वो ऑलरेडी हमारे ह्यूमन जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि अगर पॉल्यूशन कम होगा तो जो है एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ह्यूमन आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, डे बाय डे अगर ऑक्सीजन एक इंसान को हमेशा मिलता रहे और अच्छे तरीके से शुद्ध मिलता रहे तो वो उसके हेल्थ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। नाउ यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स, हमेशा क्या करना चाहिए, जो रिन्यूएबल रॉ मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए एनवायरमेंटल एक्टिविटी को बचाने के लिए।
नाउ एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, चाहे वो पानी में ज़मीन में। तो हम उसे क्या करना चाहिए, उसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि वैसे जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उसे हम ना बहाएं। ठीक है, वहीं पे अगर बात करते हैं कि जो अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, जहाँ पे एंटी टॉक्सिक की बात करें कि जो चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हैं, हमें उन सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज केमिकल्स को अवॉइड ही कर देना चाहिए। नाउ इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, हमें क्या करना चाहिए टू इंश्योर दैट द कमिटमेंट टू कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट लाइक अलॉन्ग साइड इज ऑनर्ड। तो हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा एनवायरमेंटल जो एक्टिविटी है उसे बनाए रखना चाहिए, एंड वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो असर डालते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली जो है, अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ होगा तो हम इकोनॉमिकली भी साउंड होंगे। इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल सा बात, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रो अगर हमारी एनवायरमेंटल अच्छी होगी, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को हम बहुत लंबे समय तक सस्टेन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव डालेगा। अब जैसे बात करूँ, मैंने एग्जांपल दिया था इराक और ईरान का, वहाँ पे तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट हैं, लाइक क्या बोल सकते हो उसे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का वहाँ पे खान है, कुआं है जहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है। हमारे इंडिया में भी बहुत ऐसे पेट्रोल या पेट्रोलियम गैसेस के वेल हैं, जहाँ से अभी हाल फिलहाल में असम में भी है, असम में अभी गैस लीक हुआ था, देखे होंगे। तो ये पेट्रोलियम गैसेस सब यहाँ भी हैं। तो अगर कोई भी चाहे तो उसे अगर एक बार निकाल के बेच दे, चाहे तो बेच सकता है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार निकाल के बेच दे तो ठीक है, इंस्टेंटली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होगी, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि हम उसे रिन्यू तो कर नहीं सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट अब हमारे पास नहीं है। और अगर अब हमारे पास नहीं है और हमारे यूज़ का भी है, हम डेली वाइज उसे यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब हमें दूसरे से परचेज करना चाहेगा। तो जो हमने बेच रखा है, अब हम उसी चीज़ को अगर दूसरे से परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे इकोनॉमिक को डिग्रेड ही करेगा, अपग्रेड नहीं करेगा। सो नाउ द थर्ड पिलर दैट इज़ द इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, ये इसमें इकोनॉमिक में क्या क्या चीज़ें आती है और इसको कैसे हम लोग करेंगे ताकि हमारा सस्टेनेबिलिटी बना रहे। Now first one, that is a creation for new market and opportunity for sales growth। हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा न्यू मार्केट चूज करना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए अपने लाइक प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। नाउ कॉस्ट रिडक्शन विथ रिड्यूस एनर्जी एंड रॉ मटेरियल इनपुट्स। हमेशा क्या करना चाहिए, कॉस्ट को जो है एक लेवल में रखना चाहिए, कॉस्ट हमेशा रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है, जो मतलब अगर जो भी बढ़े हुए कॉस्ट हैं उसके कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। और अगर हम ऑब्वियसली बात है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें और उसको हम डे बाय डे इम्प्रूव करें, तो ऑब्वियसली बात है जब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उसका जो है कॉस्ट रिडक्शन होने लगेगा। नाउ क्रिएशन ऑफ एडिशनल वैल्यूज़। हमेशा क्या करना चाहिए, एडिशनल वैल्यू, दैट मीन्स कि जो नई नई चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें ऐड करनी चाहिए, उसे नई नई चीज़ों को निकालना चाहिए। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे अलग अलग चीज़ों को बाइफर्केट करके हमें निकालना चाहिए, तो वो भी एक लाइक अलग अलग पार्ट होने से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज ही करेगा। नाउ इंक्लूसिव इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, सेम चीज़ वही है कि हमें इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना चाहिए। दैट मीन्स कि लोगों को अवेयर करना चाहिए, नई नई पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए, हम लोग कैसे उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझानी चाहिए। तो दीज आर द सम पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू द आवर इकोनॉमिक पिलर। So now this particular shape just present the what is the role of different types of dimensions, like a society dimension, economic dimension, environment and the social economic dimension. सो हाउ टू इम्पैक्ट द स्टेबिलिटी, इसमें उसका कितना इम्पैक्ट होता है, लाइक सोसाइटी का, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट का, ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी अभी यहाँ पे। अब दूसरा हम लोग देखेंगे नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड लाइक इस डेवलपमेंट गोल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है। सो यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें
देखेंगे सबसे पहले द 17 SDGs इंक्लूड्स इन द एजेंडा इन 2030। 2030 के लिए जो हमारे पास 2030 तक के लिए जो हमारे पास एजेंडा है SDG के लिए, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमारे SDG के लिए जो प्लान है वो प्लान सेट किए गए हैं। 2030 तक इसे पूरा कर लेना है। सो दिस इज़ द प्लान फॉर द फ्यूचर। द फर्स्ट गोल दैट इज़ अ नो पॉवर्टी। सबसे पहला गोल क्या है कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। नाउ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, हमेशा क्या होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए, हम दोनों हर जेंडर एक समान है, ऐसी लाइक थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। ना एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो एनर्जी लेवल है वो क्या होना चाहिए, वो एफोर्डेबल होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। ना इंडस्ट्री एंड इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह क्या होगा, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। नाउ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हमेशा क्या किए जाएंगे, जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, ठीक है, और कम्युनिटीज़ उसे डेवलप किए जाएंगे। नाउ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्या करना होगा, कंजम्पशन और प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी हर एक इंसान को, ठीक है। ये लोगों को बताना होगा कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। And the third next one, that is a climate action. You all know about the like a climate actions, climate actions के बारे में बताते रहना पड़ेगा। So that's why our environment is safe, and the environment is safe, then we can also safe. Now life below water, जो है life below water, ये भी एक हमारा गोल है। life on land, land पे जो जीवन है वो भी एक गोल है। that means these are the some different types of goal, and the 16th goal, that is a peace and justice, strong institutions. 17th goal, partnership to achieve the goal, सॉरी सेकेंड गोल, दैट इज़ ज़ीरो हंगर। फोर्थ गोल, यहाँ पे जो चार्ट है वो आमने सामने दिया था, मैंने इधर से पढ़ दिया, ठीक है, खैर कोई नहीं, इसे देख लोगे। दैट इज़ ज़ीरो हंगर, ये भी एक हमारा क्या है, SDG है। क्वालिटी एजुकेशन, वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, हमें क्लीन वाटर जो होना चाहिए, वाटर साफ शुद्ध पीने को मिलना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ गोल ऑफ SDG। डिसेंट वाटर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, decent walk and economic growth. When we just our walk is decent, then it will affect to our economy. एंड द रिड्यूस इनइक्वलिटी, हमेशा क्या करना है, इनइक्वलिटी जो होता है, असमानता जो है लोगों के बीच में, ठीक है, चाहे वो इंसान से इंसान की, चाहे वो कम्युनल इनइक्वलिटी हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वलिटी हो, तो जो भी इनइक्वलिटी है उसे क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। हमें सबको इक्वल रूप से समझना चाहिए, तभी जाके हमारा इन्वायरमेंट, और तब जाके हमारा इन्वायरमेंट कहने का मतलब हर चीज़ आ गया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ आ गए। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वैसी बात है वो ह्यूमन लाइफ पे ही इम्पैक्ट डालेगा, और अगर हमारा इन्वायरमेंट बुरा होगा तो भी वो हमारे ह्यूमन लाइफ पे ही इम्पैक्ट डालेगा। यानी कि हमारा ह्यूमन लाइफ अच्छा होगा बुरा होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। सो हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करें एंड अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखें। जनरली ये चीज़ें मैंने पहले बता रखी है, ये चीज़ें ऑलरेडी सबको SST में पढ़नी होगी, सबने पढ़ रखा होगा आई थिंक। फिर भी यहाँ पे चीज़ें देख लो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो पूछ सकते हो। नाउ देयर आर 5 P's ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5 P's होते हैं। अब 5 P's में 5 P's क्या क्या है, 5 P's दैट मीन्स P, यानी 5 times P। So P for prosperity, P for partnership, P for peace, P for planet, and P for people. The sustainable development has the 5 P's. 5 P's that means prosperity होनी चाहिए, partnership होना चाहिए, पीस शांति होनी चाहिए, प्लानट अच्छा होना चाहिए, एंड द पीपल, जब व्हेन ऑल थिंग्स आर ओके, दैन द पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ, वो अपने स्ट्रेंथ को, अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 P's दैट आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड ये 5 P's के बदौलत ही हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नींव रखी गई है और हम लोग सस्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट आस्क टू मी बाई माई नंबर, यू कैन जस्ट कॉल मी और जस्ट मैसेज मी एंड सेंड योर क्वेरीज।
Now there are some measures for measures taken for implementing SDG in India. इस SDG इंडिया में लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं. So our government just start, there are different types of program like Swachh Bharat, Make in India, Skill India, Digital India. These are the some programs that are related to the SDGs. इस SDG से related बहुत सारे programs गवर्नमेंट में चला रखे हैं. इसको implement करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं. एंड टू इम्प्लीमेंट ऑफ SDG इन इंडिया फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन. ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक द नीति आयोग हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ supervising and coordination the action scheme etc for SDGs. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, एक नीति आयोग बनाई है और नीति आयोग क्या करता है, इट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सर्वे करे, ठीक है, सुपरविज़न करे कि कौन सी चीज़ें, कौन से स्कीम अच्छे तरीके से चल रही है. यानी जैसे बहुत सारे स्कीम को गवर्नमेंट लॉन्च की, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, तो कौन सी स्कीम कहाँ अच्छी चल रही है ये नीति आयोग डिसाइड करता है, देखता है, सुपरवाइज भी करता है. Now states has been directed to implemented and ensure the action implementation and monitoring of centrally sponsored scheme for implementing SDGs. इन सारे implementing को या SDG को implement करने के लिए स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. वो डायरेक्टली इसे इम्प्लीमेंट कर सकता है और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सुपरविजन कर सकता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका मॉनिटरिंग करेगी. नाउ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग नेशनल इंडिकेटर्स ऑफ SDGs. क्या किया गया है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है दैट इज़ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. और वो क्या करेगा, वो जो है नेशनल इंडिकेटर्स जो है उसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, SDG के पिलर्स को डेवलप करने के लिए उसकी मदद भी करेगा. Now the fourth one, that is the state government has been directed to erect required body for the visioning, planning, budgeting, developing, implementation and monitoring the system erected for the SDG. जो SDG के तहत जो भी प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएंगे तो उसे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे अपने एरिया में प्लानिंग के साथ उसका कितना बजट आएगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इन सारी चीज़ों के साथ क्या करेगी वो पर्टिकुलर हमारे पर्टिकुलर स्टेट में वो SDG प्रोग्राम को डेवलप करेगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी और इवन कि उसका सुपरविज़न भी करेगी. तो ये स्टेट गवर्नमेंट का जब भी नए नए कोई प्रोग्राम्स आते हैं जो कि SDG से रिलेटेड होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, डायरेक्टली उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने डिस्ट्रिक्ट में. सारी कुछ जो बजटिंग है, प्लानिंग है, इन सारी चीज़ों को ओके करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी. आई होप कि सबको समझ में आ जाना चाहिए. मैंने हर चीज़ें बायफर्केट करके बता दी हैं, तो आई होप कि सबका क्लियर है. फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो यू कैन जस्ट कॉल मी. So the chapter has been finished. There is a checkpoint option that are the sum objective and the subjective. So you have to just write the subjective question answer into your homework copy. Subjective question answer क्या करना है, अपने homework copy में लिख लेनी है. And you have to just write all the question answer into your homework copy. जब भी स्कूल ओपन होगी मैं चेक करूँगा और किसी का भी प्रॉब्लम आया, किसी का भी कोई कुछ एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ठीक है. सबके कॉपी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट. सारे के कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं चलेगा. सो यू हैव टू जस्ट राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी. एंड इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम देन जस्ट सेंड योर क्वेश्चन एंड आई विल गिव द आंसर. सो होप सबका क्लियर है. सो नाउ हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ.